हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आज मैं आप लोगों को एक पूरा पेपर पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्म 1 में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने, नहीं तो उसके नंबर कट भी सकते हैं। टोटल 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक इसी तरीके से सेक्शन बी में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स कि टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर और पूरे पेपर को 3 पार्ट्स में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांटा गया है। आइए एक सैंपल पेपर को लेकर चलते हैं जो हमने तैयार किया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेक्शन ए में सबसे ऊपर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन 1949 द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन नाटो वर। नाटो के टोटल मेंबरों की संख्या 1949 में क्या थी? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन है 13, बी 15, सी 12 और डी 10। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये टोटल संख्या जो थी 12 थी, यानी 12 थी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट किसे माना गया इनमें से? ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बी एटॉमिक बॉम्ब अटैक इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीटो एंड सेंटो, डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो। तो आप सभी जानते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट, हाई पीक माना जाता है कोल्ड वॉर का। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एडॉप्टेड बाय साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। साउथर्न स्टेट जो थे इंडिया के, उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अपनाई थी उसको क्या नाम दिया गया था? ए केरल मॉडल, बी तमिलनाडु मॉडल, सी आंध्र प्रदेश मॉडल या डी कर्नाटक का मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए केरल मॉडल इसको नाम दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यानी कौन सा रीजन नहीं है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का? तो बर्थ ऑफ सीआईएस ए पॉइंट पर है, बी में क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, सी चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, डी एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। तो आपको पता होना चाहिए बाकी के रीजन तो थे, लेकिन क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट ये इनसे अलग है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनडीसी मीटिंग शुड बी हेल्ड एट लीस्ट इन ब्लैंक इन अ ईयर। यानी एनडीसी की मीटिंग जो है वो साल में कितनी बार हो सकती है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या 5 टाइम। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसकी मीटिंग जो है 2 टाइम्स होती है। अब 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर्गलेसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ। कौन सी पॉलिसी को उन्होंने एडवोकेट किया था ड्रीम ऑफ ए पीसफुल वर्ल्ड के लिए? तो ए ऑप्शन है आपका नॉन अलाइनमेंट, बी है नो न्यूक्लियर वेपन, सी है मिलिट्री एक्सपेंशन और डी है नो कोल्ड वॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है लीडिंग कंट्री रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट का, और नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू ही वर्ल्ड में पीस क्रिएट करने की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि दोनों ग्रुप्स को आपस में लड़ने ना दिया जाए और दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाए ताकि वर्ल्ड में 3rd वर्ल्ड वार
ना हो। इसके बाद 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो ये है इजराइल हैज टच टू द न्यू हाइट्स ऑफ विच ऑफ दीज, यानी इजराइल ने किन चीजों में ऊंचाइयों को छुआ है। तो ए ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी, सी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और डी है ऑल द एबव। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है इजराइल के बारे में ठीक कि टेक्निकल इनोवेशन भी हुआ है वहां, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी इजराइल के अंदर तेजी से हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द एबव। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which two states were undecided to be a part of either of these countries at the time of partition? पार्टीशन के टाइम में कौन सी दो कंट्रियां थी, दो स्टेट थे जो कि अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अनडिसाइडेड थे। तो ए पॉइंट में त्रावणकोर एंड हैदराबाद, बी है गुजरात एंड हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश एंड बंगाल और डी है असम एंड बंगाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि त्रावणकोर और हैदराबाद ये दो स्टेट ऐसे थे जो कि इंडिया में शामिल होने को तैयार नहीं थे और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे उस समय। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड नेशन वर हेल्ड इन 1968 एट, यानी फर्स्ट समिट जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का कहां पर हुआ था। तो बेलग्रेड ए, कायरो बी, हवाना सी और डी जो है जकार्ता। तो बेलग्रेड में हुआ था, ये तो बड़ा ही फेमस नाम है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है कि बेलग्रेड के अंदर ही नॉन अलाइंड मूवमेंट को एस्टेब्लिश भी किया गया था 61 में ही, और वहीं पर इनका जो है पहला समिट हुआ था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर पहले कौन सा एस्टैब्लिश हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, उसके बाद कौन सा, इसके आधार पर हमें इसको अरेंज करना है। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और थर्ड है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज और फोर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं कि इनमें से सबसे पहले बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसलिए पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसलिए फोर्थ। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ये बना था, इसलिए थर्ड। और सेकेंड वाला जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये सबसे लास्ट आएगा, तो इसलिए 1 4 3 2 ये कॉम्बिनेशन बैठता है जो कि आ रहा है पहले नंबर पर, तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसका ठीक माना जाएगा। अब इसके बाद है 11th क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपको ए इंडिया, बी चाइना, सी सूडान, डी इजराइल। तो आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही 5 मेंबर जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना और अमेरिका ये 5 परमानेंट है। तो दैट मीन्स चाइना जो है वो इसका परमानेंट मेंबर है, तो चाइना इसका सही आंसर है। 12th क्वेश्चन के अंदर इंडिया अपोज्ड द इनफाइनाइट एक्सेशन ऑफ द एनपीटी इन, यानी इंडिया ने अपोज किया था एनपीटी का कब, 1995 में, 85 में, 75 में या 65 में। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको अपोज किया था 1995 में। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है अरब स्प्रिंग बिगिन विद, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई। अरब की कंट्रियों में जो रेवोल्यूशन चला था जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो ये रशियन रेवोल्यूशन से हुआ था, तुनीसियन रेवोल्यूशन से हुआ था, इजिप्टियन रेवोल्यूशन से हुआ था या सीरियन रेवोल्यूशन से। तो तुनीसिया के अंदर सबसे पहले रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, इसलिए बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है नेम द 2 रिपब्लिक्स विच वायलेट सेक्शनिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस। ये 2 स्टेट बताने हैं जहां पर मूवमेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। तो ए ऑप्शन दे रखा आपको चेचन्या, तजाकिस्तान,
और बी है ताजिकिस्तान दागिस्तान, और सी है चेचन्या दागिस्तान, नन ऑफ द अबव। तो ये भी एक फेमस पॉइंट है, ये दोनों स्टेट बड़े फेमस हैं जहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, वायलेंट रेवोल्यूशन की, वो है चेचन्या और दागिस्तान। इन दो स्टेटों से इसकी शुरुआत हुई थी डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या हैं? पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, सेकंड है अपोजिशन टू द इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, एंड थर्ड है फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, और फोर्थ है नेशनल इंटरेस्ट। तो देखो तीन जो ऊपर के हैं बच्चों ये तो है ही हमारे, फोर्थ नहीं है, तो इसलिए 1, 2 एंड 3 ये इसका आंसर होगा। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ट इन द इंडिया विद द रशियन कॉपरेशन, रशिया की मदद से कौन सा न्यूक्लियर पावर पॉइंट हमारे देश में स्टैब्लिश हुआ था, यानी बनाया गया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका द कुंदन कुलैन न्यूक्लियर पावर प्लांट, बी है द कुंदन न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी है द कुलुम न्यूक्लियर पावर पॉइंट प्लांट, और डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि रशिया की मदद से हमने द कुंदन कुलैन न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्टैब्लिश किया था। 17th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वर अपोज्ड द पार्टीशन, इन लीडरों में से किसने जो है बंटवारे का विरोध किया था, पार्टीशन का विरोध किया था? महात्मा गांधी ए, बी पर है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी बोथ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी हमेशा से पार्टीशन के खिलाफ थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से सहमत थे। तो ये दो लीडर थे जो पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए आंसर हमारा होगा डी, यानी बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन की तरफ। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, हु इज कंसिडर्ड एज अ मेन क्रिएटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति जो है वो देश की अंदरूनी और विदेश नीति दोनों एक्सटर्नल फैक्टर को भी बताती है, विदेश नीति को भी। हमारे देश के विदेश निर्माता, विदेश नीति के निर्माता कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों महात्मा गांधी, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और डी है बोथ ए एंड बी। तो आप सभी जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरी विदेश नीति तैयार करने का क्रेडिट जो है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने अपने पास ही विदेश मंत्रालय को भी रखा था। अब आते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये है ब्लैंक लीडर एज नॉन एज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, ब्लैंक लीडर्स एज नॉन एज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कितने लीडरों को नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है, कितने लीडर्स थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है 6, 7, 8 एंड 5। तो बच्चों 5 लीडर थे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को स्टैब्लिश किया था। इसके बाद 20th क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन बिकम द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन के असफल होने के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन बना था, कौन सी संस्था बनी थी? तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन की जगह पर ही यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो इसका आंसर यूएन होगा। 21st क्वेश्चन है बच्चों चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आगे के स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट अलग है वो पता लगाना है। तो सरदार पटेल होम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है, ये होम मिनिस्टर थे। पोटी श्री रामालू कांग्रेस के लीडर बिल्कुल ठीक है। पंजाबी पोएट यानी पंजाब की पोएट थी अमृता प्रीतम, ये भी ठीक है। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1953 में बना था, जबकि इसके आगे 1947 लिखा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन डी वाला कॉम्बिनेशन गलत है, यानी अलग है। 22nd क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडो चाइना अटैक, यानी इंडो चाइना अटैक का कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ा,
चेंज इन इंडो चाइना रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है चेंज इन डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी में चेंज आया। तीसरा है इंडियाज रेपुटेशन, भारत के रेपुटेशन पे असर पड़ा। और चौथा है चेंज इन इंडियाज पाकिस्तान रिलेशन, यानी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में फर्क आया। तो बच्चों ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाइना के वॉर से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो इसीलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि ए पॉइंट ये जो है बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैंक वाज द मिलिट्री अलायंस बाय द यूएसएसआर। यूएसएसआर की मदद के लिए कौन सा मिलिट्री अलायंस बनाया गया था? तो आपको पता है अमेरिका की मदद के लिए नाटो बना था, ठीक उसी समय यूएसएसआर की मदद के लिए 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया था। तो ऑप्शन इसमें वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स होगा वार्सा पैक्ट। अब आते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ टू नेशन थियरी, यानी टू नेशन थियरी के कारण ही जो है भारत का विभाजन हुआ, ठीक है बिल्कुल। पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविजंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जिन्हें धर्म के आधार पर बांटा गया था, यानी जितने हिंदू थे उनको इंडिया में जोड़ा गया, जितने पाकिस्तान थे उनको पाकिस्तान वाले इलाके में जोड़ा गया जो मोहम्मडन्स थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटिजियस, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग नहीं थे, एक साथ जोड़े गए। और डी है दिस स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, यानी ये पार्टीशन जो है लोगों को इधर से उधर करने के लिए था, ये गलत है। यानी चौथी स्टेटमेंट जो है गलत है, डी। तो इसका आंसर डी होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 24 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको कोई से भी 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, पूरे नहीं करने। 20 क्वेश्चन, एनी 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने बाकी हैं, क्योंकि कई सारी चीजें इस पेपर के अंदर नए जुड़े हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है टर्म 1 से पहले। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में भी जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, कोई से भी 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, why is a war like situation called cold war, किसी भी सिचुएशन को कोल्ड वार क्यों कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है द कोल्ड वार रेफर टू कंपटीशन, ये कंपटीशन को दर्शाता है। द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए वाज लिबरल डेमोक्रेसी, ये था। या द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर वाज सोशलिज्म, ये भी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था बच्चों, यानी ये जो वॉर था कोल्ड वॉर, वो कंपटीशन का वॉर था। अब उसके बाद 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुज रिफॉर्म्स वर कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, किसके रिफॉर्म्स जो हैं, किसके बदलाव जो हैं वो रीजन माने जाते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए? तो पहला ऑप्शन है ए में ब्रेजनेव, बी है गोर्बाचेव, सी है येल्त्सिन और डी है ख्रुश्चेव। तो गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने ही ये रिफॉर्म्स किए थे, जिसके बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, 27 क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान द अनडिस्प्यूट लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज नॉन एज, यानी नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के प्रोविंस के जो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे उनको किस और नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया इसके बारे में बच्चों। ए में है फ्रंटियर गांधी, फादर ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेंच मुस्लिम और पैट्रियट ऑफ मुस्लिम। तो उनको जो है फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहकर पुकारा जाता था। A system in which the affairs at the international level cannot be dominated by one
by only one superpower but by a group of countries is known as, यानी a system in which the affair at the international level cannot be dominated by only one superpower। जब विश्व में केवल एक ही सुपर पावर ना हो बल्कि कई सारे सुपर पावर्स हो, कई सारे पावरफुल कंट्रियां हो, उसको क्या कहा जाता है? तो यूनिपोलर या कैपिटलाइज वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड या कलेक्टिव वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर होगा, क्योंकि एक अगर पावर है तो उसे यूनिपोलर, दो है तो बायोपोलर, और बहुत सारे हैं तो उसको हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल was entrusted with the task of unification of the princely states. Which of the following argument is not correct? तो ए है सरदार पटेल was also known as the Iron Man of India। बी है he is known as founding father of Republic of India। सी है he acted as a home minister during the political integration of India and all the above। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है कि he is known as a founding father of Republic of India, ये जो है इनकरेक्ट है, यानी ये गलत है। तो ये था हमारा 29th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो नीति आयोग वाज फॉर्म 25 जनवरी 2016 कि नीति आयोग जो है 25 जनवरी 2016 को बना। नीति आयोग केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीसरा है द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और चौथा है द नीति आयोग इज अ पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो चौथा पॉइंट है कि ये नीति आयोग जो है थिंक टैंक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम 31st क्वेश्चन की तरफ। What event officially marked the end of communism in the Soviet Union? किस चीज से जो है सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिज्म खत्म होने की बात आई थी? तो एंड ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ए पॉइंट है। बी है राइज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सी है द फेल्ड अगस्त ग्रुप। और डी है राइज इन यूएस इकोनॉमी। तो फेल्ड इन अगस्त ग्रुप जो है वो इसका सही रीजन है। अब इसके बाद आते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। इन पोस्ट WW2 एरा व्हाई द टेंशंस वर erupted between the India and US। तो इसका है कि US feared that India would join USSR। US के मन में था कि कहीं USSR में ज्वाइन ना हो जाए इंडिया। दूसरा, US wanted to colonize India। US जो है इंडिया को अपने पावर के अंदर रखना चाहता था। The name pursued by India was not liked by USA। इंडिया ने जो नेम शुरू किया था नॉन अलाइन मूवमेंट, वो यूएसए को पसंद नहीं था। और नन ऑफ एबव। तो ये जो नेम वाला पॉइंट है ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों। अब है 33 क्वेश्चन। वेयर वाज द पर्ल रेवोल्यूशन? पर्ल रेवोल्यूशन कहां पर शुरू हुआ था? तुनीसिया, बहरेन, येमेन या लीबिया? तो आपको पता होना चाहिए कि पर्ल रेवोल्यूशन जो है बहरेन के अंदर, जिसे हम स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, तो उसमें बहरीन भी एक कंट्री है, उसमें जो है ये शुरू हुआ था, उसी जगह पर हुआ था। अब देखो एक और डियर स्टूडेंट्स एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, एसेसन एंड रीजंस। ये दो चीजें दी होती हैं जिसमें आपको इसका सही ऑप्शन बताना होता है कि क्या सही है। ए पॉइंट है इसके अंदर एसेसन के अंदर कि द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस नाटो, व्हिच केम इनटू एग्जिस्ट इन अप्रैल 1949। इसका रीजन है द ईस्टर्न अलायंस नॉन एज सेंटो was led by the Soviet Union। तो ये कह रहा है इसमें आपको कि both A and R are true but R is the correct explanation of A, जो कि गलत है। बी है बोथ A and R are true but R is not a correct explanation of A, ये भी गलत है। A is true but R is false, बिल्कुल ठीक बात है। A सही है, R जो है वो गलत है, क्योंकि सेंटो की जगह वॉर्स अफेक्ट था उसका अलायंस, तो इसीलिए A is true but R is false, ये वाला आंसर इसका सही होगा बच्चों। यानी दोनों चीजों को मिलाना होता है इसके अंदर, दोनों ही उसको पढ़ेंगे और ये देखेंगे क्या एक दूसरे से सही है और दोनों एक दूसरे के रीजन है, ये बताना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। 35th क्वेश्चन में है
हाउ हैज यूएस डोमिनेटेड द वर्ल्ड, यूएस ने किस तरह से डोमिनेट किया था वर्ल्ड को? बाय इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ए है पॉइंट। बाय इट्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से किया था। बाय इट्स एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च से किया था। या बाय डोमिनेटिंग मिलिट्री, इकोनॉमी एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर नेशंस, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने हेजेमनी वाले चैप्टर में पढ़ा है, आप लोगों को बताया भी पहले पिछली वीडियोस के अंदर कि अमेरिका ने मिलिट्री फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, हर फील्ड में अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमीटिंग इंडिया, नन ऑफ एबव। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका सही आंसर है बच्चों, बी। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। In which year the Modi government scrapped the Planning Commission of India? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कब इन्होंने हटाया, उसकी जगह नीति आयोग आया? तो आप सभी जानते हैं कि 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई थी भारत के अंदर, और उसी समय 2014 में ही इसको हटाकर नीति आयोग लाने की बात आई थी। How many member countries did the UN have on its formation in 1945? कितने देश थे इसके मेंबर जिस समय यूएन बना था? यूएनओ बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन है इसमें आपके 45, 48, 51, 54। तो 51 कंट्रियां थी जिन्होंने इस पर साइन किया था। एक और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, एसेसन है, द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। और इसका रीजन है द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों, इसकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन जो है वो सबसे बड़ी पावर के तौर पर उभरा था। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस पार्ट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल? तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और द सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट को जो है प्रिंसिपल ऑर्गन को ये हेड करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आज इन 40 क्वेश्चनों को हमने कवर किया इसके अंदर। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में मैं 41 से ही स्टार्ट करूंगा और 60 तक लेकर चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि और कितने तरह के अलग चेंजेस हुए हैं पेपर पैटर्न के अंदर जिन पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना है डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।